मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम पीछे 18 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हम 19th लेक्चर शुरू करेंगे। और 18th लेक्चर में मैंने जो बातें की थी, ओरल कैविटी तक की बातें की थी कि टंग क्या है, टंग के कौन कौन से पोर्शन हैं, टंग में कौन कौन सी मसल्स हैं जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करेगी, या रोलिंग और नॉन रोलिंग में कौन सी मसल काम करते हैं। इसके अलावा मैंने टंग के डिफरेंट टेस्ट बड्स के बारे में भी बातें की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिलाज के बारे में बातें की थी। इसके अलावा मैंने पाथवे की बात कर रहा था मैं कि फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे फेरिंग्स जो होगा, उसके बाद 2 ओपनिंग होंगी। एक ओपनिंग को नाम देंगे गैलेट और एक नाम देंगे ग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करने वाला एपिग्लोटिस और दूसरी साइड में गैलेट जो है वो कंटिन्यूअस होता है, ईसोफेगस पार्ट। तो हम उस पार्ट को स्टडी करने से पहले उसकी हिस्टोलॉजी को देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन से लेयर्स वहां पर प्रेजेंट है, उसकी औतकी के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान से समझे बेटा, हम एक ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं, टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बेटा ध्यान से समझे, यहां पर कहीं पर भी मैं टीएस की बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल तो लेंथ वाइज है। यदि टीएस करेंगे तो कोई एक पार्ट से वो सेक्शन आएगा। यदि मैं कहूं कि पूरी लेंथ वाइज यदि कट करना है तो ऐसे कट किया जाएगा तो लेंथ वाइज कट होगा, और केवल एक सिंगल कट लगाना है तो वो केवल एक बॉडी पार्ट दिखाई देगा। तो एक सिंगल पार्ट से यदि मैं कट करके देखूं तो कुछ कॉमन पार्ट है जो सभी पार्ट में दिखाई देंगे, तो वो देख लें। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई देगी उसे हम बोल रहे हैं सिरोसा। सिरोसा और सिरोसा के ठीक नीचे ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये मसल की है, और मसल में भी 2 लेयर हैं यहां पर, एक बाहर की तरफ और एक ठीक अंदर की तरफ। ये अंदर वाली लेयर होगी और ये बाहर वाली लेयर को बोल रहे हैं लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, और अंदर वाली लेयर को बोल रहे हैं हम सर्कुलर लेयर, और ये दोनों के दोनों को हम बोलते हैं मसल लेयर या पेशी स्तर। इसके ठीक और अंदर की तरफ देखिए तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को बोलते हैं सब म्यूकोसा सब म्यूकोसा परत, और सबसे इनर मोस्ट जो आपको लेयर दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं म्यूकोसा या श्लेष्मिक परत। इस श्लेष्मिक परत से जो अंदर कैविटी आपको दिखाई दे रही है
उस कैविटी को हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो यदि मैं आपसे कहूं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी लेयर है? सिरोसा, देन मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और फाइनली लुमेन। लुमेन लेयर नहीं है, एक कैविटी है। तो एलिमेंट्री कैनाल में यदि बाहर से और अंदर की तरफ देखा जाए तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा, देन मसल, देन सब म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट, तो बाहर से अंदर की तरफ पूछा जाए तो सीक्वेंस आएगा सिरोसा, मसल, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, और अंदर से बाहर की तरफ पूछा जाए तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल और सिरोसा। ये तो बात हुई इसके ट्रांसफर सेक्शन की, जिसमें अलग अलग परतें उपस्थित हैं। यदि हम बात करें इसी के HLS सेक्शन की, HLS सेक्शन में हम बात करेंगे, HLS सेक्शन में हॉरिजॉन्टल, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। अभी जो बातें की हमने वो बातें की थी ट्रांसफर सेक्शन से, लेकिन HLS सेक्शन में जब देखेंगे तो हमें लेंथ वाइज सभी पार्ट दिखाई देंगे कि ईसोफेगस कैसी दिखाई दे रही है, स्टमक कैसा दिखाई दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी दिखाई दे रही है, लार्ज इंटेस्टाइन कैसी दिखाई दे रही है। तो उन सभी पार्ट को यदि हम HLS सेक्शन में देखें तो लेंथ वाइज देखना पड़ेगा। वो भी एक बार देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन उसे समझना जरूरी। इस तरीके से आपको लेंथ वाइज पार्ट दिखाई देंगे। तो ये यहां पर जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है, दिस इज ल्यूमेन। और इसके ठीक नीचे जो लेयर आपको दिखाई देगी उसे हम बोल रहे हैं म्यूकोसा। उसके नीचे जो लेयर दिखाई देगी सब म्यूकोसा। उसके नीचे जो लेयर दिखाई देगी मसल लेयर, और सबसे ये आउटवर्ड में जो आपको दिखाई देगी वो है सिरोसा। तो सिरोसा पार्ट सबसे आउटमोस्ट ये बना दिया। अब ये पार्ट कौन कौन से हैं? ये वाला भाग ईसोफेगस का है, यहां से पूरे सेक्शन दिखाई दे जाएंगे आप। ये वाला भाग स्टमक का है, ये पूरे सेक्शन दिखाई दे जाएंगे। ये वाला भाग ड्यूडेनम का है, और ये वाला भाग जेजुलम और इलियम वाला पार्ट।
धीरे धीरे हम इन लेयर्स को अलग अलग सेक्शन वाइज देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन में ये सभी पार्ट कैसे कैसे दिखाई देंगे। तो आपने देखा यहां पर जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ल्यूमेन भी दिखाई दे रहा है, म्यूकोसा भी दिखाई दे रहा है, सब म्यूकोसा भी है, मसल लेयर भी है, सिरोसा। लेकिन ये जो मैंने यहां पर रेड कलर में बनाया, इस ईसोफेगस में सिरोसा की जगह ट्यूनिका एडवेंसिया होती है, सिरोसा लेयर नहीं होती है। या मैं कह सकता हूं इसी सिरोसा लेयर का नाम ईसोफेगस रीजन में ट्यूनिका एडवेंसिया देना है हमें। स्टमक की बात करें, सभी लेयर होंगी, ल्यूमेन, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मसल। ड्यूडेनम में भी सभी लेयर होंगी, जेजुनम, इलियम में भी सभी लेयर होंगी। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सभी की। ये वाला हिस्सा हम मान के चल रहे हैं म्यूकोसा तक का है, ये वाला हिस्सा सब म्यूकोसा का है, ये वाला हिस्सा मसल लेयर का है, और ये आउटर मोस्ट सिरोसा। मसल लेयर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आउटर मोस्ट था लॉन्जिट्यूडिनल, तो हमने लेंथ वाइज रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो पार्ट है इसे मैं नाम दे रहा हूं लॉन्जिट्यूडिनल मसल। क्लियर है मेरी बात? ये जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, इसी के अंदर जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो मैं लेबल कर रहा हूं, ये वाला पार्ट किसका है? इसी के अंदर वाली लेयर, मसल के अंदर वाली लेयर कौन सी है? सर्कुलर मसल। ये अनुदैर्ध्य पेशी है और ये वर्तुल पेशी है। और इसी वर्तुल पेशी के अंदर देखें तो स्टमक भाग में, यहां से लेकर इस स्टमक भाग की बात कर रहा हूं, इस स्टमक भाग में विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है, और इस विशेष प्रकार की पेशी को हम बोल रहे हैं ऑब्लिक मसल। तो देखो बेटा, क्या सिरोसा लेयर ईसोफेगस में थी? नहीं थी, वहां पर ट्यूनिका एडवेंसिया थी। क्या ऑब्लिक मसल लेयर सभी में है? नहीं है। इसीलिए हमने एचएलएस सेक्शन की बात की। आपसे पूछा जाए ईसोफेगस में म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मसल और ट्यूनिका एडवेंसिया। आपसे पूछा जाए स्टमक में क्या होगी? ल्यूमेन, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, ऑब्लिक मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल एंड सिरोसा। आपसे पूछा जाए ड्यूडेनम में इनर मोस्ट ये ल्यूमेन, फिर म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मसल लेयर, लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर दोनों आई हैं, ऑब्लिक नहीं है यहां पर, और लास्ट में सिरोसा।
क्लियर है? कुछ पार्ट और जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझे क्या क्या पार्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ये सीरोसा लेयर है, इसमें क्या प्रेजेंट है, तो देखिए सीरोसा लेयर जो है, उस सीरोसा लेयर में पेरिटोनियल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, इसका मतलब पेरिटोनियल जो गुहा होती है उसकी एपिथेलियम लेयर भी है और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। मसल लेयर में क्या प्रेजेंट है? मसल लेयर में मस्कुलर टिश्यू या मसल्स, और वो मसल्स अलग अलग है, लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है और ओब्लिक भी हो सकती है। सब म्यूकोसा लेयर में यहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी ऊतक, आर्टरी इसका मतलब धमनियां, वेन सिरा और नर्व मीन्स तंत्रिकाएं, ये सभी इस सब म्यूकोसा लेयर में। और म्यूकोसा लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरीके से आपको विलाई और क्रिप्ट ऑफ लीबरकून मीन्स लीबरकून की दरारें, ये सभी, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये क्रिप्ट ऑफ लीबरकून, ये सब चीजें दिखाई देंगी। तो आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर हैव आर्टरी, वेन, नर्व एंड लिम्फेटिक डक्ट एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, कौन सी ऐसी परत है जिसमें ढीला संयोजी ऊतक, धमनी, सिरा, तंत्रिकाएं एवं लसिका वाहिनियां उपस्थित होती हैं? क्या होगा? सब म्यूकोसा। क्लियर है? और डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए। अब इस डायग्राम में मसल लेयर सबसे ज्यादा थिक कहां देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली इस वाले पार्ट में, क्योंकि यहां लॉन्जिट्यूडनल भी है, सर्कुलर भी है, ओब्लिक भी है। इसका मतलब स्टमक पार्ट में मस्कुलर लेयर थिकेस्ट होता है। क्लियर है मेरी बात? अब इन मसल के बीच में कुछ ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है, स्वायत्त तंत्रिकाओं की सप्लाई होती है। क्या करेंगे वो? दो मेन फंक्शन है। एक फंक्शन है जितने भी डाइजेस्टिव सीक्रेशंस हैं, जितने भी जो पाचित संबंधित रस हैं, उनका श्रावण करवाना, और दूसरा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट मीन्स आहार नाल के पार्ट में गति प्रदान करना। समझ पाए मेरी बात? क्या क्या वो भी देख लेते। क्या आपको यहां पर मस्कुलर लेयर दिखाई दे रही है, ये लॉन्जिट्यूडनल और ये सर्कुलर। यहां पर एक विशेष प्रकार का नर्व प्लेक्सस होता है, और जो नर्व प्लेक्सस होता है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है ओरेबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस। क्या नाम दिया? ओरेबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस। मैं बात कर रहा हूं जो सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडनल मसल के बीच में, माइंट्रिक और ओरेबैक प्लेक्सस। माइंट्रिक और ओरेबैक प्लेक्सस, इन दोनों मसल के बीच में ये रियली में क्या करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो आहार नाल की में जो गति पॉसिबल होगी वो प्रदान करता है। इसी तरीके से यहां पर भी
जो सर्कुलर मसल और सब म्यूकोसा के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये तो इन दोनों के बीच में था, अब इन दोनों के बीच में सर्कुलर मसल और सब म्यूकोसा के बीच में दूसरा प्लेक्सस है, इस प्लेक्सस को बोलते हैं मिशनर्स और सब म्यूकोजल प्लेक्सस। ये क्या करेगा, जितने भी डाइजेस्टिव जूस जो यहां पर है, इंटेस्टाइनल जूस, उस जूस को सीक्रेट कराने में मदद करेगा। पाचक रस जो है उनको सीक्रेट कराने में मदद करेगा। तो हमारी इस आहार नाल में लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर के बीच में माइंट्रिक या और एक प्लेक्सस है। प्लेक्सस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक जगह पर, जो आहार नाल की गति को मेंटेन करे, और मिशनर्स प्लेक्सस जो है वो वहां पर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट कराने में मदद करेगा। अब देखो, दो तरीके की मसल है, लेंथ वाइज लॉन्जिट्यूडिनल और डायमीटर वाइज सर्कुलर। तो यदि सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायमीटर कम, रिलैक्सेशन होगा तो ज्यादा, इस तरीके से। और लॉन्जिट्यूडिनल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो लेंथ वाइज। इसका मतलब एक तो डायमीटर में चेंज करने का काम कर रही है, व्यास में चेंज करने का काम कर रही है, और एक किस में चेंज कर रही है, लेंथ में चेंज करने का काम। इसीलिए दोनों प्रकार की मसल्स का यहां होना जरूरी है। समझ पाए मेरी बात? सबसे बाहर की परत सिरोसा, फिर परत मसल, फिर सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा एंड देन ल्यूमेन। धीरे धीरे हम ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ें तो ये वलन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, विलाई, और फिर लास्ट में जाते जाते क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन, लीवर कोन की दरारें बन जाती। क्लियर है मेरी बात? और भी रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी देखें। ये ड्यूडेनम का भाग, ड्यूडेनम का ये भाग कौन सा है, ल्यूमन। ये कौन सा है, म्यूकोसा। ये कौन सा है, सब म्यूकोसा। इस ड्यूडेनम वाले पार्ट के सब म्यूकोसा पार्ट में, यहां पर ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा पार्ट में स्पेसिफिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा भाग में जो ग्लैंड पाई जाती हैं, उन ग्लैंड्स को नाम दे रहे हैं हम ब्रूनर्स ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा जाए ब्रूनर्स ग्लैंड की लोकेशन क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड की लोकेशन है ड्यूडेनम भाग के सब म्यूकोसा पार्ट में पाई जाती है। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से यहां पर भी इस पेयर्स पेचेज के नीचे जेजुनम वाले इस पार्ट में, यहां पर भी विशेष प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिनिथ सेल। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है और जो लाइसोजाइम को सीक्रेट करती है। लाइसोजाइम आपको पता होना चाहिए, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को खत्म करने वाला एक एंजाइम है। AIPMT पूछ भी चुका है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी को खत्म करने वाला कौन सा सेल है जो लाइसोजाइम को सीक्रेट करता है, पिनिथ सेल। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया बेटा यहां तक? तो जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस से लेकर यहां पर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तक कौन से भाग में कौन सा सेगमेंट दिखाई देगा, कौन से सेगमेंट के बीच में कौन कौन सा प्लेक्सस होगा, उसके अलावा ब्रूनर्स ग्लैंड की लोकेशन क्या होगी, उसके अलावा पिनिथ सेल की लोकेशन क्या होगी और इसका फंक्शन क्या होगा, ये सभी डिस्कस किया है। ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में केवल ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है कि बाहर से अंदर की परत कौन सी है, अंदर से बाहर की परत कौन सी है, ये पता लग जाएगा। लेकिन HLS सेक्शन में हमें सब चीजें पता लग रही हैं
कि ईसोफेगस में कौन से पार्ट हैं, स्टमक में कौन से पार्ट हैं, ड्यूडेनम में कौन से पार्ट हैं, जेजुनम में कौन से पार्ट हैं, इस तरीके से। क्लियर है मेरी बात सभी को? आप बोले बेटा, क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने माउथ की बात की कि ये एक ट्रांसवर्स स्लिट है, दरार नुमा संरचना है जो दोनों ओस्ट या अपर लिप या लोअर लिप के द्वारा घिरी हुई होती है। फिर हमने ओरल कैविटी की बात की और ओरल कैविटी में हमने टंग की बात भी की, पैलेट या तालू की बात भी की, इसके अलावा टीथ की बातें भी की, डेंटल फॉर्मूला और डेंटिशन की बातें भी की, और विभिन्न प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स जो वहां पर प्रेजेंट थी उन सभी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी बताया। अब धीरे धीरे हम एक एक पार्ट आगे आगे सीख रहे हैं, तो जिस जिस पार्ट में फूड मटेरियल जाएगा उस फूड मटेरियल का क्या क्या होगा जरा ये भी समझना जरूरी है। हमारे पास फूड मटेरियल, और आपको पता है इसके मेजर सोर्स और दूसरा क्या है, माइनर सोर्स। मेजर सोर्स डायरेक्ट एनर्जी देने का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, और ये मिनरल, विटामिन और वाटर। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो जरा सोचे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है ये फूड मटेरियल जैसे ही ओरल कैविटी में गया तो ओरल कैविटी में इस फूड मटेरियल में क्या मिक्स हो जाएगा, सलाइवा, या मैं कह सकता हूं लार। और लार किसका कंपोजिशन है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, जो हमारे अंदर पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी है और सब लिंगुअल है, ये सभी मिलकर लार को स्रावित करेंगे। और सबसे ज्यादा लार का भाग सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर बनाता है, जबकि सबसे बड़ी ग्लैंड पैरोटिड है। तो जो ये सलाइवा मिक्स होगा, तो फूड मटेरियल जैसे ही इसमें मिक्स होगा तब उसे क्या नाम देंगे हम, बोलस। फूड मटेरियल में ये है तो हमें सलाइवा के कंपोजिशन भी पता लग जाए। तो इसके घटक क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, ये पता लग जाए तो हम इजी वे से ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन शुरू कर सकते। सलाइवा क्या, 99% पार्ट वाटर है। कौन सा पार्ट है, वाटर। और सलाइवा का कंपोजिशन में यदि पीएच लेवल देखा जाए तो वो क्या है, 6.8। इसका मतलब हम कह सकते हैं लगभग न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक। और कंपोजिशन में क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट, इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में ये सभी। और क्या है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को शो करेगा। लाइसोजाइम के अलावा क्या है, थायोसाइनेट
और एंजाइमेटिक एक्शन की फॉर्म में क्या है, टाइलिन, या हम कह सकते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और इस टाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए क्लोराइड आयन रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान से समझे बेटा क्या बातें कर रहा हूं मैं। हमारे फूड सोर्स मेजर और माइनर की फॉर्म में है। मेजर फूड सोर्स है, माइनर फूड सोर्स है। मेजर फूड सोर्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, माइनर की फॉर्म में मिनरल्स और विटामिन एंड वाटर। इस मेजर फूड सोर्स का मेन फंक्शन है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो जैसे ही फूड सोर्स हमारी बॉडी में जाएगा, बैलेंस डाइट जैसे हमारी बॉडी में जाएगी, तो वो बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन में भोजन जैसे जाएगा तो ओरल कैविटी में सलाइवा मिक्स हो जाएगा। सलाइवा जो मिक्स हो रहा है, उस सलाइवा के मिक्स होते ही उस फूड मटेरियल को हम बोल रहे हैं बोलस। और जैसे ही ये बोलस बना तो बोलस, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के साथ में ये सलाइवा के कंपोजिशन मिल गए, जिसमें 99% वाटर, पीएच 6.8, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, थायोसाइनेट, टाइलिन और स्मॉल अमाउंट में म्यूसिन भी प्रेजेंट होता है भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें इसके अंदर मिक्स हो गई, जिसे हम बोल रहे हैं बोलस। तो सबसे पहले ये फूड मटेरियल जब बॉडी में गया तो इसका सीक्रेशन हुआ। दो चीजों पे डिपेंड करता है सीक्रेशन। एक तो हमारी बॉडी में भूख कितनी लगी है, इसके ऊपर सलाइवा सीक्रेशन एक्टिविटी चलेगी। दूसरी चीज, सलाइवा का सीक्रेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है, कोई किसी अच्छे फूड मटेरियल जो हम खाते हैं और उसके बारे में किसी ने चर्चा शुरू कर दी। कोई कह रहा है रसगुल्ले खा रहा है, कोई कह रहा है कुछ खा रहा है, तो ये स्वीट वगैरह के बारे में जैसी चर्चा करेगा तो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये सलाइवेशन है, सलाइवा का सीक्रेशन है, और सलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा और कम होना है, ये डिपेंड करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसके दो भाग हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस यदि देखें तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये सलाइवा के सीक्रेशन को कम करेगा, जबकि ये सलाइवा के सीक्रेशन को, ये भी ध्यान होना चाहिए। जब बॉडी के अंदर फूड मटेरियल जा रहा है तब सलाइवेशन सीक्रेशन होना चाहिए। और पर डे की यदि बात की जाए तो 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का सीक्रेशन होता है ह्यूमन बॉडी। किसने स्टिमुलेट किया? पैरासिम्पैथेटिक। किसने सप्रेस किया? सिंपैथेटिक। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो जब हमें कंपोजिशन भी पता लग गया, फूड मटेरियल के कंपोजिशन पता लग गया, तो ओरल कैविटी में डाइजेशन करवा देते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए बेटा, ध्यान से समझे। तो हम कह सकते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी या मुख गुहा में पाचन। हमारे पास फूड मटेरियल मिला,
फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है। इसके साथ सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा को मिक्स कर दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन कितनी पीएच पर चल रही है? 6.8 पर। कौन कौन से आयन काम कर रहे हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, और ये सभी फैक्टर काम कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट में जो कार्बोहाइड्रेट जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हो पाता है माउथ में, लिपिड का डाइजेशन नहीं हो पाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो। इसका मतलब आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, और यहां पर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्या है? स्टार्च। और आपको पता है ये जो स्टार्च है ये एक ग्लूकोज का होमोपॉलीसेकेराइड है। तो यहां पर ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट है, G4 ग्लूकोज, N का मतलब मल्टीपल टाइम्स। इतनी पीएच पर इतने आयनिक कंसंट्रेशन के साथ जब इसके ऊपर टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम, तो ये जो स्टार्च है ये मैंने अभी बताया एक पॉलीसेकेराइड है जहां पर ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई हैं। ये पॉलीसेकेराइड फाइनली डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डाइसेकेराइड यहां पर क्या है? माल्टोज। इस माल्टोज में ग्लूकोज की 2 यूनिट जुड़ी हुई है। यहां पर स्टार्च के अंदर बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि स्टार्च के अंदर कैसे यूनिट जुड़ी हुई है, आइडिया हो जाएगा आपको, डाइजेशन में और मदद मिलेगी। देखिए क्या, हमारे पास एक ग्लूकोज की लीनियर चेन है। इस ग्लूकोज की लीनियर चेन को बोलते हैं एमाइलोज 15%, और एक हमारे पास ग्लूकोज की इस तरीके से ब्रांचिंग चेन है जिसे बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन 85%। और यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जैसे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? स्टार्च, जो कि क्या है? एक होमोपॉलीसेकेराइड है। जिसमें ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट। अब ये टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज क्या करे? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे। तो आपके पास ऐसे टुकड़े भी मिलेंगे, और छोटे टुकड़े में तोड़े तो आपके पास ऐसे टुकड़े मिलेंगे। तो यदि इस तरीके का टुकड़ा मिला है तो इसे बोलते हैं माल्टोज, और इस तरीके का यदि टुकड़ा मिला है तो इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रिन। यहां से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में से माउथ के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ, और उसने ये जितनी भी स्टार्च हमारी बॉडी में गई तो स्टार्च हमारे माउथ में थोड़ी देर के लिए भोजन रुकेगा, तो इसी दौरान ओनली 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। कितना? 30%। रिमेनिंग 70% है उसका डाइजेशन आगे चलकर ड्यूडेनम पार्ट में पॉसिबल होगा। तो कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले कौन से मटेरियल का डाइजेशन स्टार्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड में से कार्बोहाइड्रेट का। कहां पर पॉसिबल हुआ? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में फूड को यदि मिक्स कर दिया जाए
सलाइवा के साथ तो क्या बोलेंगे, बोलस। सलाइवा की कंपोजिशन क्या क्या है, पर डे कितना सिक्रेशन हो रहा है, ये जब रिएक्शन पॉसिबल होगी तो इस पीएच के ऊपर कितने %, 30% का डाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। और रिजल्टेंट में डाइसेक्राइड क्या बना रहा है, ये माल्टोज बना रहा है। क्लियर है बेटा यहां तक? अभी तक जो मैंने बातें की वो ओरल कैविटी से रिलेटेड बातें की। क्लियर? अब इस फूड मटेरियल को ओरल कैविटी से और आगे की तरफ लेकर जाते हैं। देखिए बेटा, और आगे की तरफ लेकर चलें तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, ईसोफेगस कि ओरल कैविटी के बाद जो फूड मटेरियल जाएगा वो इस ईसोफेगस में एंटर करेगा। किधर से होता हुआ, फेरिंग से होता। और ये एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है। और ये जो ग्रेसिका है ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है। इस लॉन्ग ट्यूब के दो पार्ट हैं, 1/3 पार्ट ऊपरी हिस्सा, 2/3 पार्ट निचला हिस्सा। इस ऊपरी भाग पर यहां पर फूड मटेरियल इस तरीके से मूव करता हुआ आ गया है। ये 1/3 पार्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, ये वॉलेंट्री है। कई बार हम टॉफी खाते हैं और बात करते करते वो अचानक अंदर जाने की कोशिश करती है, तो जैसे ही वो अंदर जाएगी तो वापस, एक केस होता है वापस आ जाए, एक केस होता है अब वापस नहीं आएगी। तो यदि वो इस पार्ट में है तो वापस आ जाएगी, मीन्स ये ऐच्छिक पार्ट है। और ये पार्ट जो है ये है इनवॉलेंट्री, मीन्स अनैच्छिक पार्ट है। यहां पर जाने के बाद वो फूड मटेरियल फिर आगे नेक्स्ट पाथवे में एंटर करेगा। और नेक्स्ट पाथवे क्या है यहां, स्टमक। यहां पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होगा, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं ईसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोल रहे हैं, ईसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर। मीन्स ये एक प्रकार की अवरोधनी है। जैसे ही भोजन आएगा यहां पर तो ये ओपन हो जाएगा और फूड मटेरियल कहां चला जाएगा, स्टमक के अंदर। और यहां पर आपको पता है स्टमक के अंदर 4 से लेकर 5 आवर तक क्या करेगा, स्टे करेगा। तो इस स्टमक में फूड मटेरियल कौन से भाग में, गैस्ट्रिक जूस में, या हम कह रहे हैं जठर रस में मिक्स हो जाएगा। और जठर रस में मिक्स होते ही अब इस फूड मटेरियल को हम बोलते हैं काइम। क्लियर है मेरी बात? दोबारा ध्यान से समझें कि जैसे ही फूड मटेरियल ओरल कैविटी से इस फेरेंजियल पार्ट से होता हुआ ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस के दो पार्ट, ऊपरी 1/3 पार्ट ऐच्छिक है, निचला 2/3 भाग
अनैच्छिक है, यहाँ पर फूड मटेरियल जाते वो आगे के पाथवे में चला जाएगा, यहाँ पर यदि है तो वापस भी आ सकता है। तो ऐसे में यदि कैटल्स की बात की जाए, मैं यदि कैटल की बात करूं, जो मवेशी हैं, उन मवेशियों में ये ईसोफेगस जो है ये ईसोफेगस वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक होती है। समझ में आई मेरी बात? पूर्ण रूप से ऐच्छिक होती है। इसीलिए आपने कैटल्स वगैरह गाय भैंस को देखा होगा, वो भोजन को पहले निगलते हैं और जब जुगाली करते हैं तो अपने भोजन को वापस निकाल लेते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं होता। अब यहां क्वेश्चन पूछा जाता है, ईसोफेगस में डाइजेशन चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन ईसोफेगस का एडिशनल डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। ये तो वो डाइजेशन चल रहा है जो ओरल कैविटी से फूड में मिक्स हुआ था, सलाइवा, वो आ रहा है, क्योंकि इससे एसोसिएटेड कोई भी डाइजेस्टिव जूस रिलेटेड पार्ट सीक्रेट नहीं हो रहा है। जो पाचक रस संबंधित पदार्थ है वो बाहर रिलीज नहीं हो रहा है। कौन से पार्ट्स में? ईसोफेगस पार्ट। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? इसका मतलब ईसोफेगस में डाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन ईसोफेगस का डाइजेशन में रोल नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें कि अब ये स्टमक वाला पार्ट, जो स्टमक वाला पार्ट है उसके भी अलग अलग पार्ट होंगे। तो हम एक साइड में स्टमक को भी रिलेटेड कर देते हैं। आमाशय भाग, और आपको पता है इसमें मसल बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। इसमें मसल लॉन्जिट्यूडिनल भी है, इसी के अंदर सर्कुलर भी है, और इसी के अंदर ओब्लिक, सभी प्रकार की तीनों लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर और ओब्लिक मसल्स पाई जाती हैं। और ये इस तरीके से ऐसा दिखाई देगा। यहां पर एक स्फिंक्टर लगा होगा, यहां इस स्फिंक्टर को हमने बताया ईसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक साइड में कार्डियक स्फिंक्टर है, एक साइड में पाइलोरिक स्फिंक्टर है। और जो ये कार्डियक स्फिंक्टर है, इससे जो अटैच पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे नाम दे रहे हैं हम सी मीन्स कार्डियक, सी मीन्स कार्डियक। और जो ये पार्ट है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसे नाम दे रहे हैं एफ मीन्स फंडस। और ये जो मेजर पार्ट है, इसे नाम दे रहे हैं बी स्टैंड फॉर बॉडी ऑफ स्टमक। और जो ये पार्ट है, इसे नाम दे रहे हैं पी, और पी स्टैंड फॉर पाइलोरिक। तो स्टमक के भी यदि अलग अलग रीजन देखे जाएं, तो उस अलग अलग पार्ट में, स्टमक रीजन में जो पार्ट ईसोफेगस से अटैच है हार्ट के पास में कार्डियक, जो पार्ट एलिवेटेड पार्ट है ये फंडस, ये मेन बॉडी ऑफ स्टमक, और ये पाइलोरिक। अब दोनों साइड में कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर लगे हुए हैं।
ये हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये इनवॉलेंट्री कैसा है, अनैच्छिक। और पाइलोरिक स्फिंक्टर ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। तो इस भाग में जैसे ही ये कार्डियक स्फिंक्टर खुलेगा तब पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं खुलना चाहिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद रहेगा, ये खुला रहेगा। फूड मटेरियल कहाँ गए, यहाँ। और इस भाग में 4 से लेकर 5 घंटे तक भोजन स्टे करेगा और यहाँ पर भोजन के अंदर जठर रस या आमाशय रस जो है उसके अंदर उस भोजन को मिक्स कर दिया जाएगा। जैसे ही 4 से 5 घंटे तक वो भोजन का पाचन यहाँ होगा, पाचन होने के बाद में पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और ये भोजन कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अगले भाग में चला जाएगा। अगला भाग कौन सा है, ड्यूडेनम भाग, जो सी या यू शेप में, ना तो कंप्लीट सी है ना कंप्लीट यू शेप में, तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग में चला जाएगा। तो इस भाग में क्या रिलीज हो रहा है, स्टमक भाग में क्या रिलीज हो रहा है, स्टमक भाग में रिलीज हो रहा है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। और इसी स्टमक में जठर रस में यदि भोजन मिक्स हो गया तो उसे क्या नाम दिया हमने, काइन। अब जरा ये देख लेते हैं कि उस जठर रस में क्या क्या है। तो हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या जठर रस के घटक। जठर रस के कौन कौन से घटक हैं, जठर रस में पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म में, इसी जठर रस में HCl भी है जो इसे हाईली एसिडिक मीडियम, मैं कह सकता हूं pH 1.5 से 2.5 तक रखने में मदद करेगा। प्रोरेनिन, रेनिन यहां डबल एन है, ध्यान रखें, एक रेनिन और भी होता है जिसमें सिंगल एन होता है, प्रोरेनिन भी है। एंड स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी। ये सभी कंपोजिशन वहां पर है। गैस्ट्रिक जूस, इसकी अमाउंट भी लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे रिलीज होती है। तो जो ये अमाउंट रिलीज होगी उसमें क्या क्या है, पेप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में, इसे एक्टिव करना पड़ेगा, HCl है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये सभी कंपोजिशन प्रेजेंट। इसका मतलब जो हमारे पास में मेजर फूड सोर्स आया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इस कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन कहां पर हुआ, माउथ के अंदर। अब जो मेन जो स्टमक है वो चीफ साइट किसके लिए है, फॉर प्रोटीन डाइजेशन। मानव का आमाशय जो है मुख्य रूप से किसके पाचन के लिए जिम्मेदार है, वो है
प्रोटीन घटक के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्लियर है मेरी बात? यदि आज की बात समराइज करूं मैं, समराइज मीन्स संक्षिप्त रूप में मैं उसको बताने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले मैंने ओरल कैविटी और ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह और सलाइवरी ग्लैंड से कौन कौन सी डक्ट कनेक्टेड हैं उनके बारे में बातें की। उसके बाद मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में ट्रांसवर्स सेक्शन की बात की और एचएलएस सेक्शन की लेंथ वाइज जो सेक्शन लिया उसकी बातें की। बाहर से अंदर की तरफ, बाहर सिरोसा, मसल लेयर, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा और ल्यूमेन। अंदर से बाहर की तरफ देखें तो ल्यूमेन, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मसल लेयर एंड सिरोसा। इस तरीके की परतें आपको दिखाई दे रही। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि बाहर की लेयर सिरोसा में क्या है, फिर मसल लेयर में क्या है, फिर उसके बाद में उससे अंदर की लेयर सब म्यूकोसा है उसमें क्या है, उससे अंदर की लेयर म्यूकोसा उसमें क्या है, इन सब के बारे में बात की। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले फूड कहाँ पर जा रहा है, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में क्या है, सलाइवा में मिक्स हुआ तो उसे नाम दिया बोलस, और बोलस का डाइजेशन किस तरीके से पॉसिबल हुआ वो मैंने बताया कि पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च वो 30% डाइजेस्ट होकर डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद मैंने बात की कि फूड मटेरियल और आगे कैसे जाएगा, तो कैटल्स वगैरह के अंदर ईसोफेगस कंप्लीटली वॉलेंट्री होती है, क्योंकि हमारे पास अपर 1/3 पार्ट वॉलेंट्री, पोस्टीरियर 2/3 पार्ट क्या होती है, इनवॉलेंट्री। फिर मैंने बताया कि फूड मटेरियल कहाँ जाएगा, स्टमक में। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होगा तो उससे पहले स्टमक के पार्ट पता होना चाहिए, कार्डियक, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक, और ये दोनों साइड से कवर्ड है स्फिंक्टर के द्वारा। यहाँ पर 4 से 5 घंटे फूड स्टे करेगा। तो ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये इनवॉलेंट्री नेचर के हैं, हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम नहीं करेंगे। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन में क्या क्या बताया, पेप्सिनोजन होगा इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोरेनिन है, ये जो प्रोरेनिन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये सभी इनएक्टिव फॉर्म में जो हैं, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, इनको सबसे पहले एक्टिवेट किया जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद में ये डाइजेशन करेगा। तो डाइजेशन जब करेगा तो हमारे स्टमक में डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं और उन डिफरेंट टाइप की सेल्स का अलग अलग रोल है। उन डिफरेंट टाइप की सेल का रोल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।